हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कुंदन। मैं आप लोगों को 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा, जो कि पूरे के पूरे एनसीईआरटी होगी। और इस में हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन सीखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को टच करेंगे। तो चलिए, बिना वेस्ट किए, टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले शुरू करते हैं। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका पहला चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन में एंड इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सिलेबस लिख लेंगे। तो हमें एक्चुअली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ना क्या क्या है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी सिलेबस के बारे में जानकारी होनी नहीं चाहिए। अगर सिलेबस पता होता तो हमें सीखने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस लिखते हैं। और सिलेबस में क्या क्या है हमारा, वो जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। और ये पूरे के पूरे 100% प्योर एनसीईआरटी होगी, और मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूँगा, ठीक है। तो पहला हमारा है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एग्जाम्पल। जो पहला हम पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ लेंगे एक्टिविटी। हमारा एक्टिविटी जो 1.1 है उसको कर लेंगे, जिसका नाम है आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तीसरा मान लो हमें एक्टिविटी 1.3 कर लेंगे हम लोग। आपको 1.2 होगा, फिर एक्टिविटी 1.3 होगा, फिर एक्टिविटी, उसके बाद आपका 5वां नंबर होगा आपका केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन हमारा। केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, जब केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। जब ये डेफिनेशन हो जाएगा तो क्या करना है, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस भी तो करना है। जब अगर सीख लेते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन डेफिनेशन सीख लेंगे, इक्वेशन सीख लेंगे, अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद हमें इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होगा, वो कर लेंगे। फटफट चलते हैं, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। और टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन का ये जो हम इतना तक सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सीख लिए। उसके बाद आपका एक्टिविटी है, हमारा एक्टिविटी 1.4 से लेकर के एक्टिविटी 1.8 तक है, ये पूरे करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगी वो कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ठीक है। फिर इस पे एक्टिविटी है एक, वो एक्टिविटी कर लेंगे। उसके बाद इसका इफेक्ट पढ़ लेंगे। इफेक्ट क्या क्या है हमारा? इफेक्ट में आता है हम लोग को क्वेश्चन हो जाता है हमारा, जो 11वां क्वेश्चन हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारे कुछ एक्टिविटी करवाएंगे। जो हमारा एक्टिविटी है आपको 1.4 से लेकर के 1.8 तक, यहाँ दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। और 13 नंबर हो गया आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 14 नंबर पढ़ लेंगे, इसका इफेक्ट क्या क्या होता है। इफेक्ट में हम पढ़ लेंगे कोराजन, रेंसिडिटी, एंड उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग इसके बेस जो क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस हो गया। ये सिलेबस हम लोग कवर करेंगे एक एक करके, और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सिलेबस आप लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीन शॉट ले लेना, बाद में फिर इसे लिख लेना। ठीक है, आप ये सिलेबस लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। आप ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। एनसीईआरटी में सबसे पहला लाइन लिखा हुआ आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, कि हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में समझना होता है। तो पहला लाइन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड। जो हमारे डेली लाइफ का, जो हम देखते हैं अपने आंखों से, हमारे डेली लाइफ में आसपास जो हमारे होते हैं उसके बारे में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का डेफिनेशन समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली। तो बाद में पहले केमिकल रिएक्शन समझेंगे, फिर बाद में उसका इक्वेशन समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमारे आसपास ही केमिकल रिएक्शन को हम फील करके समझते हैं कि हमारे आसपास क्या है। जैसे हमारा मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो पहला हमारा हो गया जो मिल्क है, हमारा मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो घर में मिल्क रखा होता है और वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है जैसे टेम्परेचर एक्सीड करता है मिल्क क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ती है उसके बाद क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होने लगता है, बैक्टीरिया बनने लगता है और क्या होता है दूध खराब हो जाती है। जैसे हमें आयरन, तवा, पैन, दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है इसमें, ये आपका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। उसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक में जो लिखी हुई है, सबसे पहला हम एग्जांपल से शुरू कर किए थे कि हमारा जो मिल्क जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। ठीक है,
आगे बोलता है कि आयरन तावा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जो हमारा तावा होता है, पैन होता है, नेल्स क्या करता है, अगर आपको ये क्या करता है, लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड 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 एटमॉस्फेयर मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होता है, वाटर बबल्स होता है, वाटर पार्टिकल्स होता है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वो क्या करता है, उससे रिएक्शन करके रस्टिंग होने लगती है और ये क्या हो जाता है, एक्सपोज कर देता है उसको। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। आप लिख लीजिए आयरन तावा पैन या नेल, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करता है। तीसरा एग्जांपल लिख लीजिए, फूड इज कुक। फूड इज कुक में क्या होता है, जो हमारा खाना बनता है किचन में, वो भी एक तरह से क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे वाटर लिया आपने, नमक लिया आपने, इसको क्या किया, गर्म किया, और खाना में बहुत सारी चीज़ें के यूज होता है, ऑयल्स यूज होते हैं, फैट यूज होता है, तो ये सब क्या एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। खाना बनना भी एक एग्जाम्पल हमारा केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, फूड गेट डाइजेस्ट, हमारा ये एग्जाम्पल तीसरा चौथा है आपका बुक में, फूड गेट डाइजेस्ट। जो फूड का डाइजेशन होता है हमारे शरीर में, वो भी क्या एक तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। अब फूड डाइजेस्ट कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस बुक में लिखी हुई आपको रेसिपेशन एक रिएक्शन होती है हमारी, जो फूड डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। तो रेसिप्रेशन रिएक्शन में कैसे क्या होता है, जब हम खाना इंटेक करते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़े में हम पार्टिकल्स में क्या होता है, अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है वो, फिर क्या होता है उसके साथ क्या ग्लूकोज रिएक्शन करता है, जो हमारे बॉडी सेल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्शन करके और आपको एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यह एक तरह से केमिकल रिएक्शन है आपको, जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो हमारे इम्यून डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, एक इसका रिएक्शन भी करेंगे आगे, वो मैं भी बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। ये सब्जेक्ट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आपका बुक में इसके बाद एग्जाम्पल बोलता है, इन द ऑल द सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब तो पहला एक इसमें लाइन आ जाता है, फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज क्या होता है, तो ये आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको हटा लेते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए, फिजिकल चेंज क्या होता है। मतलब होता है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको टच कर सकते हैं, फील सकते हैं, उसको फिजिकल बोलते हैं। केमिकली जो रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर, कलर, ये सब क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसमें पहला करता है कि जो केमिकल चेंज एंड मैटर इन प्रीवियस क्लासेस, हम लोग पहले वाले क्लास में ही पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। अब इसके बाद आगे आगे का लाइन बोलता है, यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे अब यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, वो तो मैंने बता दिया आपको। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को पहला समझने के लिए सबसे पहले हम एक्टिविटी जो हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, उस एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और एक एक एक्टिविटी को समझते हैं और उसका एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो पहला इस एक्टिविटी जो है हमारा बुक में, आपका एक्टिविटी 1.1 है। अब एक्टिविटी 1.1 समझते हैं क्या होता है। तो एक्टिविटी 1.1 में बोला गया है कि हमारा एक्टिविटी 1.1 क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि बर्निंग इस एक्टिविटी में हो रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन इन एयर। इसमें हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे एयर में
और देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन इसमें कैसे हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले इसमें आपका एक फिगर दिया हुआ है 1.1 एक्टिविटी में। आपका एक बर्नर है। अब क्या बोल रहा है, एक टोंग की मदद से, हमारा एक टोंग है, जिसके हेल्प से हम एक मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, टोंग से इसमें रिएक्शन करवा रहे हैं। और ये मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर बर्न कराने के बाद ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद जो एस बचेगी वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन पूरे कंप्लीटली आपका ये एक्सप्लेन करेगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, ये आपका एक तरह से एक एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी 1.1 है। तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक्टिविटी में सबसे पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है हमारा, उस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। और क्यों क्लीन करते हैं, कि मैग्नीशियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, और ये क्या करता है, जो हमारे ऑक्सीजन में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का लेयर उस पर बना रहता है ऊपर से। अगर इस इम्प्योर मैग्नीशियम रिबन से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका इम्प्योरिटी ही मिलेगा यहाँ पे। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बाद में मिलती है रिएक्शन होने के बाद, गर्म करने के बाद, तो क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा। इसको प्योर करने के लिए हमें सैंड पेपर से रिएक्शन होने से पहले सैंड पेपर से क्या कर, इसको क्लीन किया जाता है प्रॉपरली, ताकि हमें प्योर मैग्नीशियम मिल जाए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा आगे आपको कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, तो आप यही चीज़ बताना। ठीक है, इसमें बोला जाता है एक्टिविटी 1 में, ये एक्टिविटी जो होता है टीचर असिस्टेंट में होना चाहिए, ये आप खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, क्लीन करता है मैग्नीशियम रिबन को अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर। इस एक्टिविटी में पहला चीज़ क्या करना है, क्लीन करना है। किसको, मैग्नीशियम रिबन को। किससे करना है, सैंड पेपर से। 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है, इसको क्या करना है, रब करना है विथ सैंड पेपर एंड होल्ड इट विथ वेयर ऑफ टोंग्स। अब जो इससे मैंने फिगर अच्छा नहीं है बना हुआ, लेकिन आप लोग समझ लिए कि ये पेयर ऑफ टोंग है, जिससे क्या हुआ, मैंने रिबन को क्या हुआ, पकड़ा हुआ टाइट से, क्योंकि बर्न करने टाइम हमें थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होता है, जो बर्नर लो होता है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होगा। तब बर्नर इट यूजिंग ए स्पिरिट लैंप, ये जो हमारा लैंप होता है, ये क्या होता है, किसी न किसी गैस, ये स्पिरिट लैंप होता है, स्पिरिट से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये बर्न करता है, ये मैग्नीशियम रिबन को हम रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही बर्न करना शुरू करते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होता है इसमें, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना शुरू करते हैं तो एक वाइट डेजलिंग लाइट, हमारा एक तरह वाइट डेजलिंग लाइट निकलती है, और हमारा एस नीचे क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वाइट डेजलिंग लाइट निकलने के बाद हमारी जो रिएक्शन में कलेक्ट हो रहा है, यही तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है। इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। ठीक है, और ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हमारा मिल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आएंगे ये एक्टिविटी 1.1 में क्या हो रहा है। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मैग्नीशियम, जो हमें मैग्नीशियम जला करके बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, इसमें क्या क्या किया हमने पहला काम किया कि क्लीन किया। दूसरा काम किया कि स्पिरिट लैंप से इसको हीट किया, गर्म किया। ये 3 to 4 सेंटीमीटर मान के चले, 3 to 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को लिया था और उसको क्लीन किया था प्रॉपरली। और इसको क्या किया, टोंग के हेल्प से इसको पकड़ करके जलाया। इसको जलाने के बाद क्या हुआ, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो बोलता है कि इस एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या हुआ।
तो आप लोग बताओ इस एक्टिविटी में क्या हुआ। इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम को जला करके हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लाया, तो ये रिएक्शन हो गया ना एक तरह से, ये केमिकल रिएक्शन का एक्टिविटी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से एक्टिविटी 1.2 है, ये आपका एक्टिविटी 1 है 1.1, इसको हटा लेते हैं क्योंकि एक्टिविटी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपका एक्टिविटी 1.2 है। एक्टिविटी 1.2 में क्या होता है आपका, ये आपका एक बीकर है, ये देखो इसके ऊपर ये कॉर्क लगा होता है, ठीक है, और इसके अंदर में एक पाइप डली होती है जिससे हमारा H2 गैस बाहर निकलता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा ये कॉर्क होता है, इसको कॉर्क बोलते हैं। ये हमारा ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये इससे एक कॉनिकल फ्लास्क होता है जो आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, कहीं भी कभी गए होंगे लैब तो देखे होंगे। ये कॉनिकल फ्लास्क है। अब इस कॉनिकल फ्लास्क के हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। अब क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इसमें छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिया था, पहले ही डाल दिया था जिंक का, जिंक ग्रैन्यूल्स है इसमें। तो अब बोल रहा है केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये एक्टिविटी आपका 1.2 है, इसमें हमने क्या लिया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कॉनिकल, इसको कॉनिकल फ्लास्क में पहले से क्या किया, जिंक का ग्रैन्यूल्स डाल दिया। तो अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हमें इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रहा है। तो यह एक रिएक्शन किया, आपका जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और जिंक के साथ रिएक्शन किया और हमारा H2 गैस इवॉल्व हुआ। ये एक्टिविटी है आपका, तो ये एक्टिविटी 1.2 है। इसका बाद में हम लोग रिएक्शन भी करेंगे और समझेंगे ये कैसे हुआ था, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्टिविटी 1.3 पे चलते हैं। एक्टिविटी 1.3 में बोलता है जो जिंक ग्रैन्यूल्स होता है कॉनिकल फ्लास्क, इसी कॉनिकल फ्लास्क में हमने इसी कॉनिकल फ्लास्क में हमने ये हमारा, इसमें एक पाइप लगी हुई है, ठीक हो। इसमें बोलता है कि जिंक ग्रैन्यूल्स तो इसमें पहले से है, जिंक ग्रैन्यूल्स एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। इसमें क्या करना है, हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें तो पहले पहले हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, अभी क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। जो पहले हमने HCl H2SO4 लिया था, अब उसकी जगह पर लेना है हमें HCl लेना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब दोनों में कर सकते हैं, दोनों में ये रिएक्शन हुआ था। पहले, इससे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड पे ही किया था। तो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स।
अब बोल रहा है कि ये हमने किया, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि ये जिंक ग्रैन्यूल्स में क्या हुआ होगा। अब टच करना है इस फ्लास्क को, उल्टे हाथों से करना है टच, और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या हो रहा था। तो जो भी फ्रॉम द जो एक्टिविटी हमने किया था फ्रॉम अवर 3 एक्टिविटीज, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमिन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इसमें हमें एब्जॉर्ब करने के बाद हमें क्या क्या मिला, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद क्या क्या हमें मिल रहा है। तो पहला हमें ये कह सकते हैं कि जो हमारा चेंज इन स्टेट, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद उसके जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट मतलब होता है वो जो रिएक्शन में पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। आपका जो प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्शन होने के बाद कुछ मिलता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट का क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, और क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, और क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो ये बोल रहा है ये 4 स्टेप है जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। वो पहला स्टेप है हमारा चेंज इन स्टेप, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 4 तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। अगर ये चीज चेंज होता है तो हम क्या कहेंगे, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है। एब्जॉर्ब करते हैं का, जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इन सारे 4 चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। पहला चीज हो गया चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब ये आपने हमने केमिकल रिएक्शन सीख लिया। पहला केमिकल रिएक्शन कहाँ से सीखा, हमने किचन से सीखा। किचन में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था, जैसे फूड फूड कुक हो रहा था, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सीख लिया। पैन और तवा देखा था कि क्या है, एटमॉस्फेयर के जो भी जो ह्यूमिडिटी है उसके क्या करता है, एक्सपोज करता है। ठीक है, सम मिल्क जो हमारा सम रूम टेम्परेचर पर रखा था उसको, वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन था। फिर मैंने एक एक्टिविटी किया, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या हुआ था, हमारा मैग्नीशियम रिबन जो था, वो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था, और हमें क्या दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया था। ये रिएक्शन हम आगे करेंगे, इस एक्टिविटी 1.1 का रिएक्शन करेंगे। फिर एक्टिविटी 1.2 में आपको जो लिया गया था, क्या लिया गया था, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे, किसके साथ, एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए थे, और हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था। ठीक है, एक्टिविटी 1.3 में वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर के किया था। तो इस सारे एक्टिविटी होने के बाद हमें ये चीज़ पता चला था कि इन सारे एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ अगर चेंज होता है तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हमारा हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज इन, कैसे समझते हैं, जब कोई किसी का चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, एंड चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो अगर इस तरह से होता है हम, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग ये करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन हो गया, तो अब केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन भी लिखोगे आप लोग, तो लिख लो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, मैं लिखवा देता हूं आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या जवाब दोगे उसको। मैंने अभी इतने सारे एक्टिविटी, अभी 3 एक्टिविटी किया है, मैंने कुछ एग्जाम्पल बहुत सारे समझे, तो उन्हीं के हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन सीख लिए हैं, तो उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे।
और फिर हमें जब केमिकल इक्वेशन सीख लेंगे, फिर इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ध्यान से सीखेंगे। आप लोगों बस नोटबुक लेकर के नोटबुक बनाते रहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था कि ये कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा था, या तो पहले ब्रेक हो रहा था, फिर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। जैसे आपको मैग्नीशियम जो था वो बर्न हो गया ऑक्सीजन प्रेजेंस में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रेक तो हुआ ना। तो हम इसको एक तरह से डेफिनेशन में लिख सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन one set of chemical substances तो ये लिख लो अब डेफिनेशन कि अगर कोई पूछता है आपको केमिकल रिएक्शन क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में होता है क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर। मतलब कोई भी सब्सटेंस होता है केमिकल का, उसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसका, दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। ये केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब इसको हटा लेते हैं, आप ये लिख लेना केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। अगला, अब हमें केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन सीख लिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक में 1.1 में लिखा हुआ होता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में से सीखते हैं। जो हमने केमिकल रिएक्शन किया, जैसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को बर्न किया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था, मैग्नीशियम को क्या किया था हमने, हीट किया था, बर्न किया था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। ये किसके प्रेजेंस में हुआ था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी मैग्नीशियम को बर्न किए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो यह भी एक तरह से क्या हमारा रिएक्शन है। और इसे, ये रिएक्शन कैसे है, लैंग्वेज साइंटिस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक, या सिंबॉलिक बोल लो, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो यहां लिख लेते हैं केमिकल इक्वेशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of a chemical reaction is called केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो हमने जो वर्ड इक्वेशन पढ़ा था, उसी वर्ड इक्वेशन या सेंटेंस इक्वेशन को हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। ये आपका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन लिखने के बाद देखो, सब जैसे मान लो आप ये क्या वर्ड इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं वर्ड इक्वेशन का। जैसे मीथेन, हमारा ये घर में जो
नॉर्मल सा रिएक्शन होता है, जो मीथेन होता है हमारा, ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो अब इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इसको डब्ल्यू। ये हमारा वर्ड इक्वेशन है। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मीथेन का क्या होता है CH4 और ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा O2। ठीक है, ये जब रिएक्शन होता है, हीट होता है, आपको क्या मिलता है CO2 एंड H2O। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, और इसके आगे हम लोग स्टेट लिखते हैं इसका, ये सॉलिड स्टेट होता है, सॉरी गैसेस स्टेट होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, गैसेस स्टेट होता है। CO2 क्या है हमारा, गैसेस है। एंड ऑक्सीजन H2O हमारा लिक्विड है। ये क्या हुआ हमारा, ये वर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। तो जो केमिकल वर्ड इक्वेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे केमिकल इक्वेशन लोग को लिखते हैं, वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, अगर किसी को कुछ भी नहीं भी पता हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज़ की जान नॉलेज बाद में मिल जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। तो देखो, आपको मान लो कोई A सब्सटेंसेस था प्लस B सब्सटेंसेस हो गया, ये रिएक्शन करके आपको C दे दिया। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको चीज़ हो उसको LHS बोल ली। जो A और B हमारा LHS में है इसको बोलते हैं RHS। ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप रिएक्टेंट्स में जैसे हमने पहला एक्टिविटी करवाया था, जो हमारा Mg था और प्लस O2, हमने O2 के प्रेजेंस में तो O2 भी, ऑक्सीजन भी तो लिया था साथ में। तो अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन किया था, हमें क्या मिला था प्रोडक्ट, MgO। ठीक है, और इसी को सेंटेंस फॉर्म में लिख बोलेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर क्या होगा, रिएक्शन करेगा तो और क्या देगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो यह आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, और उसी को चेंज किया सिंबॉलिक फॉर्म में तो क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन C। और इसी का वर्ड इक्वेशन आपने कैसे, आपको थोड़ी देर पहले आया था, इसका वर्ड इक्वेशन क्या हो गया, M मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट को हम LHS में लिखते हैं, प्रोडक्ट को RHS में लिखते हैं। तो यहां पे बोलता है कि जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और प्रोडक्ट, अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछता है कि वो रिएक्टेंट्स क्या होता है, तो सिंपली उसको बता देना है कि रिएक्टेंट्स क्या होता है मेरा। ठीक है, तो लिख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो मैंने पहले आपको बताया था तो अ सब्सटेंसेस लिख लेते हैं।
a substance that takes part in and undergo change during a reaction। मतलब जो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो पार्टिसिपेट करता है, और क्या होता है केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द, इसमें एक ये लिख ली डेफिनेशन, अ सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन एंड अंडर एंड undergoes the change during the reaction। इसी तरह से प्रोडक्ट का भी लिख लीजिए। अगर प्रोडक्ट का पूछता है तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, या अ सब्सटेंसेस that is manufactured that is produced after chemical reaction। जो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, जो प्रोडक्ट हमें कुछ बन के आया सब्सटेंसेस उसको प्रोडक्ट बोल लेते हैं। चलिए इस पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, इस पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब केमिकल रिएक्शन सीख लिया, केमिकल इक्वेशन लिखना सीख लिया। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम जो हमारा एनसीईआरटी बुक में पहला गया केमिकल इक्वेशन को राइटिंग करने के लिए सीख लिए, ठीक है। तो आपका ये 1.1.1 है कि राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया था अभी कि Mg + O2 जब रिएक्शन किया था हमें, तो क्या दिया था हमें, MgO दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा था। तो हमेशा रिएक्टेंट को हम LHS में लिखते हैं, RHS को, प्रोडक्ट को हम RHS में लिखते हैं, ठीक है। तो अब बोलता है जो जो रिएक्शन लिखते हैं इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब ढांचीय फॉर्म, कोई भी रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना मतलब क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन कहलाता है। ये स्केलेटल इक्वेशन या तो बैलेंस्ड होगा या वो अनबैलेंस्ड होगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन जो हमारा होता है, जो भी रिएक्शन लिखते हैं हम केमिकल टर्म्स में, वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। क्यों बैलेंस्ड होता है वो आगे हम बताते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड क्यों होता है। तो आपका अब इसके बाद जब हमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सीख लिया, अब उसके बाद हमें 1.1.2 जो आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये हेडिंग डाल लो, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो आपके बुक में जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसी हिसाब से पढ़ते हैं, और पढ़िए, आप लोग बुक भी सामने रखिए। उस बुक में लिखा हुआ है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, that is the total mass of total mass of elements present in a product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant। तो कंजर्वेशन एक क्लास 9th में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा। वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था,
कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इसका डेफिनेशन ये होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉयड किया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन हुआ था, इसमें हमने जितना मैग्नीशियम लिया था मास, जितना ऑक्सीजन हमारा आया था वॉल्यूम का, वो रिएक्शन किया था हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में बोलता, मतलब जितना मैग्नीशियम हमारा रिएक्टेंट में था उतना ही मैग्नीशियम हमें प्रोडक्ट में भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही होता है कि जो हमने मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन लिया था रिएक्टेंट, उतना ही हमारा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए हमेशा केमिकल रिएक्शन में जो होता है, रिएक्शन लिखते हैं वो हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसी रूल को फॉलो करने के लिए। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में तो समझ में आ रहा है क्या, कैसे बैलेंस होता है। वो हमें क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इसलिए हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। अब कैसे बैलेंस करते हैं वो आगे हम सीखते हैं। तो आपका जो बुक है, हमारे इस बुक में आपका एक्टिविटी 1.3 में चलते हैं। आप, मैंने बताया था उस टाइम कि मैं आपको रिएक्शन करवाऊंगा, वो टाइम आ गया है। तो एक्टिविटी 1.3 में हमने क्या किया था, हमने जिंक लिया था, आपको याद होगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। ठीक है, ये देखो, जब हम सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं तो हमें टाइम लग रहा है ना लिखने में, तो हमें क्या दिया था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस दिया था। तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस फॉर्म इक्वेशन है या व्हाट इक्वेशन है। इसी को, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। जिंक, जिंक का क्या होता है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या दिया हमें, जिंक सल्फेट दिया, ZnSO4, ठीक है, प्लस H2, ये रिएक्शन दिया। अब ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, ढांचीय फॉर्म जो इक्वेशन होता है, वर्ड इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन होता है। ठीक है, अब बोलते हैं आपका एक्टिविटी 1.3 में, तो ये इसमें हमारा एलिमेंट्स क्या क्या यूज हुआ है, Zn, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, LHS मतलब रिएक्टेंट, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ये क्या हमारा नंबर RHS है। अब देखो, हम किसी रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारा बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो उसी का तरीका, जब आपको जो एक स्केलेटल इक्वेशन मिलता है, जो हमारा ये ZnH2SO4 रिएक्शन करके ZnSO4 दिया था, अब इसी का एक स्केलेटल इक्वेशन हम मिलकर तैयार हो गया। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हुआ है, Zn हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है, सल्फर हुआ है एंड ऑक्सीजन हुआ है। तो हम एक एक करके एलिमेंट्स लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में देखते हैं, जैसे हमारा जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर एंड ऑक्सीजन है। तो जिंक को देखो आप ध्यान से, रिएक्शन साइड में कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, एंड सल्फर कितना है, 1 है, एंड ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो हम एक टेबल तैयार कर रहे हैं, जो हमारा रिएक्टेंट का टेबल था वो तैयार हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में चलते हैं, Zn कितना है हमारा,
1 है, हाइड्रोजन कितना है हमारा 2 है, एंड सल्फर कितना है हमारा 1 है, एंड ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब जब ध्यान से इस टेबल को देखते हो तो Zn1 LHS RH1, हाइड्रोजन LHS2 RH2, सल्फर LHS2 1 एंड RH1, ऑक्सीजन 4 है। मतलब इस इक्वेशन में LHS कहने का मतलब हमेशा ध्यान में रखना है कि हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं, और RH मतलब हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो जिंक हमारा जो है ये बैलेंस्ड है, 1 LHS 1 RHS। हाइड्रोजन इसी तरह से हाइड्रोजन को चेक करते हैं, इसी तरह सल्फर सब चेक करते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो ये हमारा देखो LHS और RHS दोनों क्या हो बराबर है। तो अब इसको कहेंगे कि ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। अगर तो आप तरीका समझ गए ना कि बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स जो हमारा ये काउंट करते हैं हम LHS और RHS में, और बाद में कंपेयर करते हैं कि हाँ दोनों हमारा सेम है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर होगा उसको बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर नहीं होगा इसको तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो हमारा कोई भी स्केलेटल इक्वेशन जो होता है या तो बैलेंस्ड हो जाएगा या अनबैलेंस्ड फॉर्म में होगा। अगर अनबैलेंस्ड होगा तो हमेशा उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आप एक्टिविटी 1.3 का रिएक्शन करवा दिया मैंने। आपने जो उस टाइम फोटो बनाया था ना फ्लास्क का, वहां पे ये रिएक्शन लिख लेना। एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जो आपका बुक एक्टिविटी 1.4 इक्वेशन है, जो हमारा एफ ई है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये हमें दे रहा है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हमारा कि ये हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका टेबल बनाते हैं। तो एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, LHS सिंपली यहाँ पे LHS लिखते हैं, और ये हमारा RHS है, मतलब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या एलिमेंट्स Fe है, और क्या है हमारा हाइड्रोजन है, और क्या हमारा ऑक्सीजन है। तो हमें 3 एलिमेंट्स लिया था, और क्या क्या है रिएक्शन करवाया है। तो 3 एलिमेंट्स में देखो Fe हमारा क्या है, LHS में 1 है, RHS में 3 है, LHS में 2 है, RHS में 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 4 है। तो आप देख लो कि LHS में हमारा Fe1 था और RHS में हमारा 3 है। तो पहला अनबैलेंस तो हमको यहाँ मिल गया। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, दूसरा अनबैलेंस हमें ऑक्सीजन केस में मिल गया। तो ये हमारा क्या हुआ, अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, तो आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से पहचान लोगे ना कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, कौन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं वो भी सीख लिया हमने। जो हमारा वर्ड इक्वेशन था उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिए तो उसको क्या वर्ड इक्वेशन बोल लेते हैं। उसी वर्ड इक्वेशन सॉरी जो सिंबॉलिक जो केमिकल इक्वेशन है हमारा, उस केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, या तो स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। और ये स्केलेटल इक्वेशन ना 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया आपको केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन, एक हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड होता है उसको क्या करते हैं हम केमिकली बैलेंस्ड करते हैं। कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मास होता है उसको फॉलो करके हम उसको फॉलो करते हैं, इसलिए हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो आपका जो बुक है उस बुक में
हाउ टू, अब आगे चलते हैं हम लोग। हम क्या सीख रहे हैं अभी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें आपके बुक में 7 स्टेप दिया गया है केमिकल इक्वेशन को सीखने के लिए। ये 7 स्टेप हम लोग एक एक करके स्टेप करेंगे, और बाद में कोई भी इक्वेशन होगा बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसको हम क्या करेंगे? बैलेंस्ड कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम पेपर में आता है। इसे सीखना बहुत ज़रूरी था, बहुत आराम से सीखेंगे इसको, बिना कोई कन्फ्यूज़न के इसको सीखेंगे। तो आपका 7 स्टेप दिया हुआ आपके बुक में। जो हमारा स्टेप 1 है, ये हम क्या सीख रहे हैं? केमिकल बैलेंस कैसे करते हैं कोई भी इक्वेशन को। तो हमारा स्टेप 1 में कोई भी इक्वेशन ले लिया, मान लो हम एक इक्वेशन लिखते हैं। तो इससे पहले हमने थोड़ा सा एक इक्वेशन लिखा था, जो हमारा Fe था प्लस H2O था। ये हमने सीखा था जब इसको हम टेबल बनाया था, तो उसमें क्या लिखा था हमें? ये अनबैलेंस्ड था। तो अब इसे बैलेंस्ड करने के लिए क्या करना होगा? हमें स्टेप 1 पर चलते हैं। और स्टेप 1 में बोलता है, आपके बुक में लिखा हुआ है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो हम पहला स्टेप जो बोलता है, आपका जो जो केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, और इसके ऊपर हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं इस तरह से। या आप बॉक्स ना ड्रॉ करके ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। बस ये हमें समझने के लिए है कि हमारा कौन कौन सा एलिमेंट्स, हमारा एटम जो है हमारा वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, स्टेप 1 में बस इतना करना है कि जो भी हमारा केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उस पर क्या करना है? बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्टेप 2 में क्या बोल रहा है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें यूज हो रहा है, उसको क्या करना है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, डिफरेंस जैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन को EQN लिख देते हैं, इक्वेशन हो जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स, फिर LHS, फिर RHS। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हमारे Fe था, हमने पहले भी ये टेबल बनाया था। Fe था, हाइड्रोजन था एंड ऑक्सीजन था। ठीक है, ये हमारा 1 यूज हुआ है, ये 2 यूज हुआ है, ये 1 यूज हुआ है, ये आपका 3 यूज हुआ है, ये 2 यूज हुआ है एंड ये 4 यूज हुआ है। तो देख लो, जो हमारा एरन था, Fe था, 3 यूज हुआ था। हाइड्रोजन क्या था हमारा, 2 यूज हुआ है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन हमारा 4 यूज हुआ है। तो ये तरह से एक हमें ये पता चल गया कि हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ये जब हो जाता है ना, तो अब स्टेप 3 चलते हैं और इसको हटाते हैं। हमने कोई भी इक्वेशन पकड़ना है, उसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? 2 स्टेप तो सीख लिया मैंने। पहला स्टेप था, हमें क्या करना है? विदाउट एनी चेंजेस, कोई भी चेंज ना करें केमिकल रिएक्शन में। और पहले क्या करना है हमें?
उससे बॉक्स ड्रॉ करना है आपको उस केमिकल इक्वेशन पे। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, लिस्ट करना है, लिस्ट द एलिमेंट्स जो हमारा प्रेजेंट है, हमारा अवेलेबल है आपको केमिकल इक्वेशन में, उसको LHS और RHS में क्या करना है, लिखना है। और आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर आपको इक्वेशन अनबैलेंस्ड मिल गया तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में जाएंगे। अगर इक्वेशन आपको बैलेंस्ड मिल गया तो स्टेप 2 पे ही बंद हो जाएगी। अगर अनबैलेंस्ड मिल रहा है तो हम स्टेप 3 पे चलते हैं और क्या करते हैं, उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो कहता है, आपके बुक के हिसाब से बोल रहा है कि इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपोनेंट्स दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने देखा था हमारा Fe क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है। आपको इस वाले स्टेप 3 में बोल रहा है कि बैलेंस्ड आप उसे करो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, जो हमारा H2O था एंड आपको इधर क्या है Fe3O4 है, इस पे चलते हैं क्योंकि हमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में मिला था, ऑक्सीजन के केस में मिला था। ऑक्सीजन हमारा RHS में कितना है, 4 है। तो सबसे पहले हमें इसको इनिशियल देखते हैं। इनिशियल में हमारा ऑक्सीजन कितना था, 1 था। किसमें, H2O में। एंड 4 था किसमें हमारा, Fe3O4 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, या तो हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 1 × 4 और ये 4, देखो ये दोनों बराबर हो रहा है आपस में। तो हम बोलते हैं इसको कि कोई भी केमिकल इक्वेशन उठाओ, उसे ब्रैकेट डालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट करो और देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा है। जो मैक्सिमम नंबर होगा सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। ये हमारा स्टेप 3 होता है और हमने यहाँ पे कर लिया है। स्टेप 3 में हमारा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा था, इसलिए सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब क्या करना है, फिर से एक नया इक्वेशन जो मिल रहा है हमें वो लिखना है। तो हमने क्या किया, ये Fe हो गया प्लस H2O मिल गया, ये आपका Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखो तो हमने क्या किया, अभी पहला यहाँ 4H2O, ये हमारा जो ब्रैकेट था ये 4H2, तो ये नई इक्वेशन फॉर्म हो गया आपके Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। तो ये हमारा स्टेप 3 हो गया। ये क्या है, हमारा पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि हम एक ही पर ध्यान दिए हैं अभी। इसको बोलेंगे हम लोग, ये हमारा क्या ये पार्टली बैलेंस ही है ना, मतलब एक पार्ट हमारा बैलेंस हुआ, इसलिए इसको हम पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन हमने अभी क्या किसको बैलेंस कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, अब फिर से इक्वेशन का क्या करेंगे, फिर से लिस्ट करेंगे टेबल का और फिर से देखेंगे ध्यान से कि हमारा क्या अनबैलेंस हुआ है। तो कह रहा है स्टेप 5 में कहता है Fe एंड हाइड्रोजन आइटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। जो हमारा Fe स्टेप 4 में चलते हैं। स्टेप 4 में जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हमारा क्या हुआ, अभी हम Fe और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किए, तो फिर से क्या करना है, लिस्ट में देखना है टेबल में क्या क्या हुआ है हमारा। तो देखो यहाँ फिर से हम देखते हैं इनिशियली हमारा क्या है, इनिशियली यहाँ देखते हैं LHS और RHS। हाइड्रोजन देखो क्या हो गया हमारा,
8 हो गया ना, 4 × 2, 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 इन क्या हुआ, 4H2O। जस्ट लाइक सेम वे जैसे हम लोग पिछले बार किए थे उसी तरह से करना है। और 2 इन क्या हो गया, H2। जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें क्या है, 2 है, मतलब ये 2 है, ये 8 है, तो अब क्या हुआ, ये मतलब 4 गुना बढ़ा हुआ ना, तो ये 8 है, ये 2 है, मतलब ये 4 मल्टीपल क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। इसको क्या करना है, 4 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, फिर से नया इक्वेशन मिल गया। ठीक है, हम स्टेप 4 तक चले गए हैं और स्टेप 4 में हमें नया इक्वेशन फॉर्म होके मिल गया, जो हमारा Fe था प्लस H2O पर हमने बॉक्स बनाया था, ये आपका 4H2O क्या मिला था, Fe3O4। और बाद में ये हाइड्रोजन का बैलेंस किया था स्टेप 4 में, तो यहाँ पे 4 लिखना होगा। ठीक है, ये आपका नया ये क्या हुआ, फिर से पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन मिला हमको, क्योंकि अभी तो हमें Fe बैलेंस किया ही नहीं। तो हमें बैलेंसिंग के लिए हर एक एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके बैलेंस्ड करना हो, चाहे जितना भी बैलेंस इक्वेशन होगा उतना बार हमें करना पड़ेगा। जितना भी एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स LHS और RHS में उतना बार बैलेंस्ड करना होगा हमें। तो स्टेप 4 हो गया हमारा। स्टेप 5 में चलते हैं, फिर से इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इनिशियली हमारा LHS लिखते हैं, उसी तरह से सेम में लिखते हैं, और ये RHS लिखते हैं। ठीक है, इनिशियली हमारा क्या था, Fe कितना था, 1 इन Fe। ये हमारा जो LHS है 1 है Fe में, और RHS में कितना है, 3 है, 3 इन Fe3O4। ठीक है, अब देखिए ये 1 और 3 मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल थोड़ा सा भी पढ़े हैं हम लोग, तो ये क्या है, 3 गुना है। अब क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ, हमें नया इक्वेशन मिल गया, तो क्या लिखेंगे इसको, हमारा ये, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस यहाँ 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस्ड हो रहा है ना, LHS और RHS बैलेंस्ड हो रहा है। प्लस 4H2O ये हो गया, और ये रिएक्शन करके हमें Fe3O4 दिया था प्लस 4H2। ये अब इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है, तो अब ये स्टेप 5 हो गया और हमें एक नया इक्वेशन मिल गया। हमें नया इक्वेशन क्या मिला, ये आपका इक्वेशन मिल गया, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब इस इक्वेशन को देखो, अब जब इस इक्वेशन को फिर से आप टेबल बना के देखोगे ध्यान से, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ LHS में जो एटम्स है वो RHS में क्या हुआ, इक्वल हो गया, इसलिए अब इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन को जो होता है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना होता है। सबसे पहले करना है क्या, हमको बैलेंस्ड करना है, फिर इसको क्या करना है, स्टेप 5 में हमें करता है राइटिंग द सिंबॉलिक ऑफ, राइटिंग करना है स्टेप स्टेप 6 में हमने क्या करना है, स्टेप 6 में करना है हमें इसका फिर से लिस्ट बनाना है टेबल का, और फाइनली करना है, क्या करना है, फाइनली चेक द करेक्टनेस
जो हमारा इक्वेशन बन के आया था, न्यू इक्वेशन फॉर्म हुआ था, उसको क्या करना है, चेक करना है ये हमारा बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा जब LHS RHS जिस पे से टेबल बताया था आप उसी तरह से टेबल बना के लिख लो। और ये इक्वेशन आप 5 से 10 इक्वेशन इस तरह से ब्रैकेट बना के ही करना। उसके बाद आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपको फिर बनाने का 1 से 2 स्टेप में ही आप बैलेंस कर लोगे, एक स्टेप में बैलेंस कर दोगे, एक इक्वेशन देखते ही आराम से बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो इतना स्टेप करने के बाद ये 7 स्टेप आपको सीखने के लिए दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप। आप जो बिल्कुल ही इनिशियल है, बेसिक स्टेज में, वो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उठाना है। आप ये नोट तो तैयार कर ही रहे होगे, और नोट्स में आप जैसे हम स्टेप करवा रहे हैं उसी तरह से आप लिखते जाना और समझते जाओ कॉन्सेप्ट। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल देना, मैं आपको फिर से क्लियर करूँगा। ठीक है, तो स्टेप 6 में बोल रहा है कि हम अब न्यू इक्वेशन जब फॉर्म होता है उस इक्वेशन को हमने लिस्ट करना है और चेक करना है हमारा बैलेंस्ड है नहीं। जो बैलेंस्ड हो जा रहा है ठीक है, तब छोड़ देना है। अब स्टेप 7 में बोलता है कि कोई भी, आपको अभी बताया था, कोई भी केमिकल रिएक्शन का हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना होता है। ठीक है, स्टेप 7 में हम लोग लिख लेते हैं, स्टेप 7 में बोलता है राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट में फिजिकली वो लिखना है। ठीक है, मान लो ये आपने केमिकल इक्वेशन उठाया, तो हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है, 3Fe। Fe हमारा किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। H2O हमारा क्या होता है, H2O हमारा लिक्विड हो। ये हमारा H2O हो गया, ये लिक्विड स्टेट हो गया। ये हमारा Fe3O4, ये हमारा सॉलिड स्टेट में हुआ, प्लस 4H2 हमारा गैस स्टेट में हुआ। मतलब 7वां स्टेप में हमें क्या देना है, उसका सिंबल देना है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आपका कंप्लीट 7 स्टेप में एक इक्वेशन मिला जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आया आपको, और वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका, ये इक्वेशन लिख लेना आप, ये लास्ट स्टेप आपको ये पेपर में आ सकता है। चलो अब आगे चलते हैं, इसी तरह से एक और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं ताकि सीख लेंगे हम कुछ थोड़ा सा। मान लो एक केमिकल इक्वेशन आपको मिल गया, आपको Na ले लिया प्लस H2O ले लिया, आपको क्या मिल रहा है, NaOH। अब तो रिएक्टेंट लिखने का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना, बोलने की जरूरत नहीं है। अब LHS RHS बहुत सारा हो गया। ठीक है, तो अब आपका एक रिएक्शन मिल गया जिसको हमने लिख लिया यहाँ पे, सोडियम प्लस हाइड्रोजन के साथ, सॉरी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 याद करो। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, ब्रैकेट बनाया था, ये ब्रैकेट बना लिया। ठीक है, प्लस H2O, यहाँ पे ब्रैकेट बना लो। अब क्या करना है, NaOH, इस पे भी क्या करना है, हमें ब्रैकेट बना लेना है, प्लस हाइड्रोजन पे भी ब्रैकेट बना लेना है। अब क्या करना है, स्टेप 2 में याद करते चलते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है हमारा, लिस्ट करना है। किसको लिस्ट करना है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स यूज हुआ उसको लिस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे LHS लिखना है, फिर क्या लिखना है, RHS लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है, वह सोडियम यूज हुआ है इसमें, फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन यूज हुआ है, फिर ऑक्सीजन यूज हुआ है। तो सोडियम हमारा क्या है, 1 है, उधर क्या है हमारा 1 है। हाइड्रोजन कितना है हमारा, इधर 2 है यूज हुआ, इधर कितना यूज हुआ है, 1 एंड 2, मतलब 3 यूज हुआ है। 1 इसमें, 2 इसमें, 3 यूज हुआ है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन LHS में कितना है, 1, RHS में कितना है हमारा, 1। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड क्या हुआ, ध्यान से आप देखो,
मतलब हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया है, मतलब LHS में 2 है, RHS में 3 है। तो सबसे पहले हम कहाँ अटैक करेंगे, जो अनबैलेंस्ड हमें मिल रहा है वहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, ये हमने लिस्ट कर लिया, फाइंड कर लिया। अब स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, स्टेप 3 चलो, स्टेप 3 क्या होगा, जो अनबैलेंस्ड होता है उसे हम बैलेंस्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एटम्स या एलिमेंट्स ही लिखते हैं, एलिमेंट्स LHS RHS। एलिमेंट्स कौन सा, किसे बैलेंस करना है हमें, ऑक्सीजन अनबैलेंस कौन सा था हमारा, हाइड्रोजन बैलेंस अनबैलेंस था ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड करते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है हमारा 2, इन किस में है H2O में, एंड 3 है हमारा किसमें NaOH में, आपका प्लस H2 में, 1 इन इसमें एंड 2 इस हाइड्रोजन में। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें देखो, ये तो हम रहने देते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। तो हमें 3 है इसमें, 1 और 2। तो अब करो कि इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये NaOH का हाइड्रोजन उठाते हैं, प्लस H2 को रहने देते हैं। तो ये टोटल इसमें 3 था, 1 था इसमें, 2 था इसमें। अब देखो इधर आप हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, अब जब तो आपको नया इक्वेशन फॉर्म होके मिल गया, Na प्लस 2H2O। ठीक है, ये हो जाएगा 2NaOH प्लस H2। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब देखो, अब नया इक्वेशन फॉर्म में होके मिल गया हमें। अब स्टेप 3 खत्म हो चुका है हमारा। आपका स्टेप 4 चलते हैं। स्टेप 4 में क्या बोल रहे थे कि ये इक्वेशन को चेक करते हैं हम लोग, फिर से लिस्ट करते हैं कि हमारा अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। तो अब इस इक्वेशन में हमारा जो मिल रहा है आपको, Na प्लस 2H2O क्या आ रहा है, 2NaOH मिल रहा है प्लस H2 मिल रहा है। तो अब इस इनिशियली देखो, इसमें इनिशियली क्या है, एलिमेंट्स LHS RHS। ठीक है, एलिमेंट्स हो गया आपका LHS और RHS में चलते हैं। एलिमेंट्स हम उठाते हैं किसको, Na को उठाते हैं। 1 क्या है इन Na, एंड 2 हमारा हो गया, सबसे पहले Na उठाते हैं, 1 हो गया इन किसमें, NaOH में, सॉरी LHS में ना होगा यहाँ पे, LHS हमारा क्या है Na, 1 इन Na एंड 2 इन NaOH। अब ये तो आपको दिख रहा है ना, ये अनबैलेंस्ड हो गया है। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या होगा, या तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो आपका इधर 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 मिल जाएगा, 2Na प्लस 2H2O। ये आपको दे रहा है रिएक्शन बना करके 2NaOH प्लस H2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आपका नया न्यू रिएक्शन मिल गया, 2Na प्लस 2H2O टेंस टू 2NaOH प्लस H2 मिल गया। ठीक है, फिर क्या करना है, बैलेंस करना है अनदर एलिमेंट्स। ये हम फर्दर एग्जामिनिंग करते रहते हैं और फर्दर एग्जामिनिंग करके देखते हैं, लिस्ट करते रहते हैं,